नमस्कार दोस्तों। जो अपनी सीडीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के सीरीज का एक कॉम्बिनेशन जो अपना यूट्यूब पर चल रहा था, उसी की सीरीज में आज टर्न है केमिस्ट्री की। आज हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या पैटर्न रह रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी इनफ रहेगी या नहीं रहेगी। ये सब चीजें आपको आज का वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो सीडीएस, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ और सीयूईटी तक एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बिकॉज दोस्तों, जो साइंस का लेवल होता है वो लगभग सभी में एक जैसा ही रहता है, और सीडीएस के अंदर काफी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए भी देखे गए हैं। वो अभी आप जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितने कॉन्सेप्ट से रिपीट हो रहे हैं, क्या कुछ केमिस्ट्री के अंदर रिपीट होता है, कितना साइंस का पार्ट रिपीट होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और उसके बाद हम और भी बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे। अभी सीडीएस के अंदर 40 डेज लगभग रिमेनिंग है, तो उसके अंदर हम लगभग सभी टॉपिक्स के रिवीजन करेंगे। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन के अंदर। नेल, इसके अंदर पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। नेल पॉलिश रिमूवर, ये नेल पॉलिश है। नेल पॉलिश रिमूवर जनरली कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, इसके अंदर आपको याद कर लेना, नेल पॉलिश के अंदर एसीटोन का कंटेंट होता है। नेल पॉलिश के अंदर होता है एसीटोन। ठीक है, ये 2007 के सेकंड क्वेश्चन में आ रखा है। तो इसको इसलिए डाला गया है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है और इसको ये यूपीएससी सीडीएस के अंदर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसको इस पीडीएफ में डाला गया है। तो इसको आप याद कर लीजिए, नेल पॉलिश के अंदर एसीटोन होता है, एसीटोन का कंटेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच कैटेगरीज डिड मैडम क्यूरी विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस। देखो, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज दिए गए हैं। ठीक है, ये बात लगभग सभी लोगों को पता होती है कि 2 बार नोबेल प्राइज मिले, बट कौन से फील्ड में मिले दोनों बार, उसमें है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक बार उनको फिजिक्स के लिए मिला था और एक बार मिला था उनको केमिस्ट्री के लिए। तो मैडम क्यूरी के फील्ड कौन से थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, जिसमें उनको नोबेल प्राइज मिले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। देखो, एलॉय के दोस्तों आपको हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बस वो रिपीटेडली सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आप कुछ एलॉय को नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। उसमें देखो, सबसे पहले लिख लीजिए आप ब्रास। ब्रास के अंदर क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। उसके बाद आप देख लीजिए ब्रोंज। ब्रोंज के अंदर क्या होता है, कॉपर प्लस एस एन, इसको ये होता है टिन। उसके बाद आप देख लिए गन मेटल। ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार देखा गया है। इसके कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, और इसमें होता है लीड। उसके बाद आप देख लीजिए सोल्डर, ये जो वायर की सोल्डरिंग के लिए काम आता है ये मेटल, इसमें होता है लेड और टिन। उसके बाद आप देख लीजिए स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर भी क्या होता है, आयरन, क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन। तो ये तो आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। ये सोल्डर का बहुत बार पूछा गया है, सोल्डरिंग के अंदर कौन से मेटल्स यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर, जो अपना क्वेश्चन है। तो जर्मन सिल्वर के अंदर होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं सिल्वर और निकल के बीच में। तो आपको थोड़ा सा याद रख लेना कि जर्मन के लास्ट में एन है तो ये निकल होगा। बस थोड़ा सा आपको ये ट्रिक या न्यूमेनिक्स मान लो इसको, और वैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। रिमेंबर के लिए है कि एन है तो लास्ट में इसमें एक निकल का कंटेंट होगा। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कॉपर, जिंक और निकल को आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर का आंसर हो गया आपका डी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम। हीलियम का मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2, और मास नंबर हीलियम का होता है 4। और अल्फा पार्टिकल को हम, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। हीलियम इज अल्फा पार्टिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर अब देखो आप, हीलियम के अंदर हीलियम का मास है 4 और ये होता है एटॉमिक नंबर। देखो, कोई भी जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एक्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जब हम,
तो ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहां मास नंबर क्या हो गया 4, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 2। मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं, तो प्रोटॉन्स 2, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर होते हैं। प्रोटॉन्स अगर 2 है प्लस न्यूट्रॉन नहीं है पता हमें, मास नंबर 4 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 2, तो कितने हो गए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब देखो हमारा कौन से ऑप्शन में है ये, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये 2007 सेकंड में आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मास नंबर क्या होता है। एक तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता मास नंबर में। ठीक है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थी छोटी मोटी डिटेल्स। अल्फा पार्टिकल हीलियम को बोलते हैं और मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, और ये मेटल को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इन सब के आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, तो आपके ये काम आएंगे। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसके अंदर हमें देखो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इससे, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको करना है रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है। रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये बार बार आएगा जब रिएक्शंस के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उनके अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं इन केस, तब भी आपको ये यूज आएगा रिएक्टिविटी सीरीज का। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप नोट कर लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और कॉपर। लेड और ये जो यहाँ होता है, यहाँ एक होता है हाइड्रोजन। इसी की कंपैरिजन में लोग देखा जाता है कि हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स और हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स। कॉपर, फिर मरकरी, देन सिल्वर और यहाँ हो गया गोल्ड। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है नीचे से ऊपर तक, ये है इसका सीक्वेंस इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन से नीचे वाले तो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये। तो इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अब देखो बेरियम इस सीरीज में हमें दिख नहीं रहा है, तो एक बार इसको छोड़ दो। कॉपर देखो, कॉपर हमें दिख रहा है, हाइड्रोजन से कम है, तो कॉपर को टिक कर दो। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आपके सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सोल्व इजीली हो जाएंगे। कोई दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं आपको, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। देखो प्योर वाटर की पीएच होती है 7। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पीएच वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उन पीएच को आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इनके। देखो पीएच जो इंडिकेटर होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए पहले। ये 7 है, ये है यहाँ न्यूट्रल, और इससे इधर जो पीएच होंगे वो है एसिडिक, और जो 14 तक 7 to 14 है वो है बेसिक। ठीक है, अब यहाँ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो ये तो वेरी करता है, बट आपको ये रखना है कि 7 से कम एसिडिक है और यहाँ ये बेसिक है। ठीक है, अब देखो आप पीएच वैल्यू कुछ चीजों की नोट कर लीजिए आप, जैसे लेमन जूस का हो गया, प्रीवियस ईयर में आ रखा है 2.5, ये एसिडिक है। लेमन है तो नींबू तो वैसे भी एसिडिक होता है, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस हो जाएगा। यूरिन का याद कर लीजिए 4.8 एसिडिक। सलाइवा का याद कर लीजिए 6.5। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड का 7.4, तो ब्लड क्या है बेसिक, माइल्ड बेस, स्लाइटली। ठीक है, उसके बाद टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट इसका होता है 9 और ये बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का याद कर लीजिए, इसका तो लगभग पूछा ही जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये एंटासिड में काम आता है, एंटासिड के रूप में यूज होता है इसका। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटासिड्स।
तो उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10.5। तो ये हो गए आपके पीएच की चीजें, ठीक है। तो इनमें याद कर लीजिए। और एक इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी यूज कर लो कि अगर नेटल स्टिंग जो मक्खी होती है वो अगर काटती है तो उसमें मिथेनोइक एसिड यूज होता है, मिथेनोइक एसिड रिलीज या यूज होता है, ठीक है, नेटल स्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, इसका मतलब हमें फिजिकल चेंज पूछा है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज नहीं होगा मतलब फिजिकल चेंज होगा। अब देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ स्टेट चेंज होती है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, कोल का जलना, इसके अंदर क्या हो रहा है, धुआं पैदा हो रहा है, ठीक है। और धुएं से वापस कोल नहीं बन सकता, तो इसमें न्यू सब्सटेंस पैदा हो रही है। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है ये। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन जूस, शुगर कैन का फर्मेंटेशन हो रहा है, मोलेसिस का फर्मेंटेशन हो रहा है, तो इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये भी केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, देखो ये जो टेबल है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। सी वाटर से टेबल सॉल्ट बना है, फिर उसके बाद वापिस ये बन सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें नई सब्सटेंस कुछ नहीं बनी, ठीक है। ये हमारा फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन H2O गिव्स हिसिंग साउंड। अब देखो, सबसे पहले तो आप देखो स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, इन दोनों में फर्क क्या होता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम क्विक लाइम, क्विक लाइम। स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस ये बहुत सारी हीट रिलीज करता है, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये हीट पैदा करता है तो उस हीट की वजह से हिसिंग साउंड आती है, हिसिंग साउंड, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हिसिंग साउंड, वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा तब, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तब, मतलब क्विकलाइन जब रिएक्ट करेगा तब। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक वो होता है जब रिएक्शन होता है तब हीट अब्सॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती है। और एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्वारेजिया यूज्ड बाय अल्केमिस्ट्स टू सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड इज ए मिक्सचर ऑफ। अब देखो, एक्वारेजिया होता क्या है पहले तो ये देखो, एक्वारेजिया, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं। तो एक्वारेजिया मिक्सर होता है H2SO4, एक्वारेजिया मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड का प्लस HCl का, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना है, अब इसके अंदर आपको क्या देखना, देखो सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करने के लिए अब इसके अंदर आपको सबसे बड़ी चीज है कि ये क्या रेशियो में यूज होते हैं, इनका रेशियो चेक करना है आपको, ठीक है। रेशियो चेक, देखो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो नाइट्रिक एसिड को हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते।
नाइट्रिक एसिड को हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो अब देखो, नाइट्रिक एसिड का इसमें 1 रेशियो यूज होता है और 3 रेशियो ऑफ HCl यूज होता है। ठीक है, तो अक्वारेजियम क्या होता है, 1 मोल ऑफ HNO3 अगर है नाइट्रिक एसिड तो 3 मोल ऑफ HCl यूज होगा। इनका रेशियो होता है 1:3। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि, क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछा है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहीं भी पूछ सकते हैं। बाकी हर किसी को पता होता है कि ये HNO3 नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो हाइड्रो, और इसके अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं डाइल्यूटेड होते हैं, इसमें भी आप देखोगे ये दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड होते हैं, डाइल्यूटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड, जिसमें भी डाइल्यूट है वो ऑप्शन गलत कर दो पहले तो। उसके बाद देखो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये गलत हो गया। HCl का होता है, H2SO4 का नहीं होता है, तो कंफ्यूजन कर लिया सिर्फ उन्होंने। तो HCl एंड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड पहले एक साथ टिक कर दो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्वारेजिया। देखो 2007 में क्वेश्चन आया था नेल पॉलिश रिमूवर का, जो आज का पहला क्वेश्चन था, 2009 में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो आप इस PDF को, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो भी आपके काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन लगभग केमिस्ट्री का आते हैं एग्जाम में, 7-8 क्वेश्चन तो आप आसानी से इस वीडियो से ही कर सकते हैं। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंट्स एसीटोन, हमने पहले करके आए हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वापस रिपीट हो गया एक्वारेजिया का। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ए वुमन डिजायर्स टू क्लीन द सरफेस ऑफ हर गोल्ड ऑर्नामेंट्स बाय केमिकल अप्रोच, फॉर दिस शी रिक्वायर्स टू यूज, ऊपर भी देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए, सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ क्या यूज हो रहा है, एक्वारेजिया। तो यहाँ भी गोल्ड की बात है, तो गोल्ड में क्या यूज होगा, एक्वारेजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट डज नॉट शो एनी ट्रेंड ऑन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर। देखो अगर ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, ये ठीक है, तो अब इसमें हम अगर लेफ्ट टू राइट चलें, लेफ्ट टू राइट हम चलें, तो क्या चेंज होता है, एटॉमिक साइज चेंज होती है, वैलेंसी भी चेंज हो जाएगी, एटॉमिक साइज के साथ वैलेंसी चेंज होती है। और इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट ये टेबल कभी भी रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं करती कि लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम को रेडियो एक्टिविटी में कैसे चेंज होगा। ये टेबल कभी भी रेडियो एक्टिविटी की बात करती नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसने पूछा डू नॉट शो एनी ट्रेंड, तो रेडियो एक्टिविटी का ट्रेंड ये शो नहीं करता। ठीक है, तो बाकी ये ट्रेंड ये शो करता है, ये जैसे जैसे इधर जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो ये सब चीजें आपको, ये इतनी जानने की जरूरत नहीं है, बट ये बेसिक है जो थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप देख लेना पीरियोडिक टेबल के अंदर कि कैसे बढ़ते हैं कैसे डिक्रीज होते हैं। उसके अंदर अगर आपको वीडियो में बताना है तो भी आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि ये एटॉमिक साइज कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, नेगेटिविटी इंक्रीज होती है राइट टू लेफ्ट। तो ये चीजें तो मैंने अभी इतने में बताई दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ते रहते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बहुत बार पूछा गया आपको ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसके आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रियल में ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसमें हम ना एसिड बेस पे पूरे पे ही बात कर लेते, कंप्लीट पे। एसिड और बेस होता क्या है, ठीक है, पूरे कंप्लीट एसिड बेस पे बात कर लेते हैं। तो एसिड क्या होता है, सोरिन टेस्ट। ठीक है, एसिड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसिड के अंदर रिप्लेशिएबल हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और उसके बाद एसिड H+ आयन फर्निश करता है। तो ये इतना डीप में आपको नीड नहीं है वैसे,
लेकिन एसिड H प्लस आयन फर्निश करते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। एसिड H प्लस आयन और बेस करता है OH माइनस आयन। ठीक है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अब बेस इससे थोड़े उल्टे हो जाएंगे सेम ही। बेस ये ब्लू टू रेड करता है, ये रेड टू ब्लू करता है लिटमस पेपर को। ठीक है, OH माइनस आयन्स होते हैं इसमें। बस ये हो गया नॉर्मल बेस की प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद आप देखिए कि एसिड किसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ये आप नोट कर लीजिए टेबल में। साइट्रिक एसिड ये होता है लेमन्स में, लेमन्स ऑरेंज के अंदर ये पाया जाता है आपके। लैक्टिक एसिड, लैक्टोमीटर वगैरह ये तो आपको सबको पता ही होगा, तो ये होता है मिल्क के अंदर। फिर उसके बाद टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ये होता है ग्रेप्स के अंदर। एसिटिक एसिड ये होता है विनेगर के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट एसिड्स है जो मैं बता रहा हूं, ये रिपीट होते हैं इनके क्वेश्चंस बहुत बार। वो ये होता है टोमेटो के अंदर। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड तो आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो सोडा वाटर ड्रिंक्स होती है, एरिएटेड ड्रिंक्स होती है जो, उनके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो लैक्टिक एसिड, मिल्क, मिल्क मतलब ये कर्ड कर दो लैक्टिक में। ठीक है, फर्स्ट किस में 4 में चला गया। ऑक्जेलिक एसिड अभी जस्ट बात की हमने ऑक्जेलिक टोमेटो में, तो C3 में, C3 में यहाँ है, फर्स्ट 4 में यहाँ है, तो ये D आंसर हो गया आपका। और साइट्रिक एसिड हमने ऑरेंज में बात की थी, तो D2 में है, D2 में हमारा है, तो हमारा और कंफर्म हो गया। और फिर टार्ट्रिक एसिड टेमेरेंट, टेमेरेंट मतलब इमली या ग्रेप्स, ये हो गए। तो इन चीजों का आप नोट कर लीजिए, इससे आपका 0.83 मार्क्स पक्का हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आप CDS में आसानी से सही कर पाएंगे, और श्योरिटी है इस क्वेश्चन के आने की। ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे साल, हर दूसरे 2-3 पेपरों के बाद दिखता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमने एसिड बेस की बात कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल इज, देखो मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो ग्रुप की हो नहीं सकती, ग्रुप में इतने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो सकती, गलत। हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स, यस, यहाँ 10 होता है तो यहाँ 11, 12, 13, 14 ऐसे होते हैं लगभग। ठीक है, तो ये हो गए। सारे आइसोबार और आइसोटोप भी नहीं होते। अब आइसोबार आइसोटोप क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। दो एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। मास नंबर अगर सेम है तो वो है आइसोबार, और अगर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो वो है आइसोटोप। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोबार और आइसोटोप्स। ये भी बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आपके, तो इसको भी एक बार आप ढंग से नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद ये अगर आपको सब चीजें समझ में आ गई, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट थे और ये लगभग समझ में आनी भी चाहिए आपको। उसके बाद देखो, वाई हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद द सोप। अब देखो आप इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट वाटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या करता है, नॉट फॉर्म लेदर, लेदर नहीं बनाता। सॉफ्ट वाटर फॉर्म्स लेदर। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इसमें देखो हार्ड वाटर क्यों होता है। हार्ड वाटर के अंदर इंप्योरिटीज होती है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके पता है आपको, उसके अंदर होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, और भी इसके अंदर छोटे मोटे जैसे क्लोराइड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड वाटर का कंपोजिशन होगा। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड्स, कैल्शियम सल्फेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, ये सब हार्ड वाटर का कंपोजिशन होता है। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर ये जो यहाँ सल्फेट्स है इनके, ठीक है, सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम के सल्फेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका
डिफरेंस। उसके बाद देखो आप, परमानेंट हार्ड वाटर और टेम्परेरी हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है। परमानेंट देखो टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। इन सब चीजों आप नोट कर लीजिए ताकि ये बहुत एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं इनके, ठीक है। पर टेम्परेरी हार्डनेस आती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस क्यों आती है, क्लोराइड्स की वजह से, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे आप ट्राई करें परमानेंट कमीशन के लिए, तो परमानेंट कमीशन की जगह क्लोराइड कर दीजिए, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो परमानेंट हार्डनेस क्यों आती है, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो अब इसके अंदर पूछा गया है कि वाई हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। देखो, हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप। अब आप देखो हार्ड वाटर क्या कंटेन करता है, हार्ड वाटर क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, देखो आप, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस है विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप, ये स्टेटमेंट। और नहीं तो आप देखो सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस विच फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही होता है, तो ये सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करने हैं हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आती है बात एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पर, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज इन रिजिड 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो अब पहले डिस्कस करते हैं एलोट्रोप होता क्या है। एलोट्रोप वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स, ठीक है। तो एलोट्रोप, अब कार्बन के एलोट्रोप्स क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड चारकोल, ठीक है। अब देखो, अब इसने पूछा 3D स्ट्रक्चर किसका होता है। देखो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डायमंड का होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, पिंजरे की तरह बनता है ऐसे। तो ये 3D स्ट्रक्चर ही होता गया। तो सबसे पहले तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया कि डायमंड का स्ट्रक्चर होता है डायमंड 3D। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल लाइक C60 कार्बन एटम की जैसे, ठीक है। और ग्रेफाइट ये तो लेड हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलोट्रोप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एलोट्रोप से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज्यादा डीप में कुछ पूछा नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। अब देखिए आप, गैस वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है। तो गैस वेल्डिंग में आप देखिए, आपका आंसर है एसिटिलीन, ठीक है। तो इसको आप रट लीजिए, तो स्टैटिक क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्लास 10th के अंदर है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है और ये सीडीएस के अंदर प्रीवियस में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको अपने आप रटा जाएगा अगर आप 2-3 बार उसको पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं। देखो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन शायद पिछले मैंने ग्रेफाइट के बारे में नहीं बताई। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये पूछा जाता है कि इसका 3D हो गया टेट्राहेड्रल, 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 और ये हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये फुटबॉल लाइक शेप हो गया। तो सबके याद करने होंगे आपको, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं एक आध भी याद होता है तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो सिंपल थ्योरम्स है और थ्योरम से आपको पूछ लिया गया है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। थ्योरम्स किसने, कौन सा लॉ किसने दिया है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, ये तो लेविजियर का है। ये तो आपका सिंपली सी में 4 मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जॉन डाल्टन कर लो क्या था,
जोसेफ प्रोस्ट का लॉ क्या था और गैलोस का क्या था? गैलोस का लॉ क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डी में 2 इसमें, तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी इस लॉज को आप एक बार खुद चेक कर लीजिए, ताकि आपको खुद चेक करके अपने नोट्स बनाइए इस लॉज के अंदर। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स बनाइए, फिर इनका आंसर एक बार आप दोबारा चेक भी कीजिए, क्योंकि ये लॉज आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये लॉज याद हो जाएंगे, और आप इनको आंसर्स को करने की कोशिश कीजिए। ये किसने कौन सा लॉज किया है, इससे आपका टेक अवे यही होना चाहिए, किसने कौन सा लॉ दिया है। ठीक है, ये आप नोट्स में अपने नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, अब उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। देखो, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्लियर है, बट ग्रेफीन और कोल में हम क्लियर नहीं है। देखो, कोल के अंदर 100% कार्बन कंटेंट नहीं होता है। कोल में आप देखो पीट है। ठीक है, पीट बहुत, कोल 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट एंड एक और टाइप होता है कोल का। ठीक है, तो ये 4 टाइप कोल के हो गए। अब उसके बाद आप देखो कि उसके अंदर कार्बन के कंटेंट के हिसाब से डिवाइड होता है। सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है पीट के अंदर। ठीक है, पीट के अंदर सबसे कम, तो कोल में पूरा कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन का एलोट्रोप कैसे हो सकता है ये? तो ये आंसर हो गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपका कोल आपको समझ में आ गया, एंथ्रासाइट हो गया। ये देखो, ये टाइप भी आप याद कर लेना आप, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 टाइप के जो कोल होते हैं, ये भी आप एक बार रिमेम्बर कर लेना, क्योंकि इनमें आता है कि सबसे बेटर क्वालिटी किसकी है और सबसे वर्स्ट क्वालिटी किसकी है। सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है पीट का, और ये कार्बन कंटेंट के बेसिस पर ही है। इसमें 80 से 90% होता है, इसमें 70 से 80% होता है, इसमें 50 से 60%, और ये लेस देन 30%, लगभग इस टाइप के कोल कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये ज्यादा काम आती है। एक क्वेश्चन आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन इज ऑलवेज 0। देखो, नहीं। अब देखो, अगर H2SO4 की बात है, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का 0 कैसे होगा? S4 S4 SO4 3- या 2- होता है, SO4 2-, और यहां भी तो फिर H2 2-2+ होगा। तो हर जगह हाइड्रोजन का 0 नहीं हो सकता। हाइड्रोजन तभी 0 होगा जब हाइड्रोजन सिर्फ H2 लिखा है ना, वहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर हाइड्रोजन आइसोलेटेड है, सिर्फ H2 है, तो वहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ऑलवेज 0 गलत हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, ये भी गलत हो गया। ऑलवेज -1, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन कैन हैव मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर। यस, हाइड्रोजन में कहां भी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। जैसे मान लो HCl है, ठीक है, तो HCl के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 कर दें हम, x मान लो इसका। Cl का क्या होता है? -1 इक्वल टू 1, x बराबर +1। ठीक है, तो ऐसे करके हर जगह अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो गया डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? देखो, फिजिकल चेंज वापस आ गया, जो हमने शुरुआत में, इस वीडियो के शुरुआत में एक क्वेश्चन भी किया है हमने फिजिकल चेंज पर। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, स्मोक आ रहा है, न्यू सब्सटेंस है, वापस इरिवर्सिबल है, वापस उसमें नहीं जा सकते, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, सेम केमिकल चेंज। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम क्रूसिबल, देखो प्लेटिनम क्रूसिबल को अगर हम हीट करेंगे, थोड़ी देर बाद वो रिवर्सिबल अपने फॉर्म में वापस जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो तो प्लेटिनम। तो ये क्या, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। देखो, पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट करोगे तो उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होने से वो डिकम्पोज हो जाता है, हीटिंग से वो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है। ठीक है, दोनों हीटिंग के अंदर फर्क है। ये तो सिर्फ लोहे गर्म करने जैसी बात हो गई, लोहा गर्म करोगे थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, और इसके अंदर गर्म करने से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है एक। ये छोटे छोटे माइनर डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट की सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। देखो जो लास्ट के अंदर हमने एटॉमिक मॉडल्स, जितने भी एटॉमिक नंबर के मॉडल्स आए थे पीरियोडिक टेबल के, उन सब के अंदर जो लास्ट मॉडल आया था, लास्ट मॉडल ने क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर ही है जो मेटल्स की पहचान है एक उस टेबल के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले जो मॉडल है उससे कई ने मास नंबर की बात की थी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट तो कोई बात हुई नहीं थी। जिनकी बात हुई थी तो इतना उस पर तवज्जो नहीं मिले थे, वो सारी चीजें, वो सारे पुराने मॉडल्स थे। तो अब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो करेक्टर प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर ही मानी जाती है, और आज भी अब एटॉमिक नंबर पे चलता है सारा कुछ। जो पीरियोडिक टेबल का खेल है वो सब एटॉमिक नंबर पे चलता है। मेटल्स को एटॉमिक नंबर से ही जाना जाता है। ठीक है, आप भी याद करते हो तो एटॉमिक नंबर से ही करते हो, एटॉमिक मास से भी नहीं करते। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर ही होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, जे थॉमसन। प्लम पुडिंग मॉडल क्या था? वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज आयंस है, कुछ नेगेटिव चार्ज आयंस है। तो ये एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। तो ऐसा ऐसा कुछ प्लम पुडिंग मॉडल था आपका। तो ये जे थॉमसन ने दिया था, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पूछा भी जा सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देर आर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट्स इज 40। अब देखो मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर पहले बताया था आइसोबार। और मास नंबर अगर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोप। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, मास नंबर सेम, इसने सीधा लिख रखा है। इस चीज को अगर आप पढ़ोगे भी नहीं और इसने सीधा कह दिया मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट्स इज 40, तो मतलब मास नंबर सेम है, मतलब आइसोबार। अब देखो आइसोटोन क्या होता है, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम। आइसोटोप, यहाँ मास नंबर सेम है, वहां एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिजोल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। देखो वाटर के साथ डिजोल्व करने तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करो, CO2 प्लस H2, ये H2CO3, H2CO3 मतलब ये कार्बोनिक एसिड बना दिया इसने, तो ये एसिड ही है। इसने कहा था एसिडिक सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर ही आ गया। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक से ही आ गया हमारा आंसर। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये हो गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड, आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर ये आइसोबार, आइसोटोप, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो सेम रिपीट हुए हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो उनको छोड़ना इज नॉट अफोर्डेबल। ठीक है, तो इनको तो आपको करके ही जाना है हर हाल में। तो इसमें देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर क्या है, आइसोबार पूछा है, मतलब सेम मास नंबर। अब देखो मास नंबर यहाँ 40 है, अब ऑप्शंस में देखो किसका मास नंबर 40 है, एलिमेंट 20 और 18, 38, 18 19 37, 20 19 39, 18 22 40। तो इसका भी मास नंबर 40 है, और ये आइसोबार कौन होगा जिसका मास नंबर 40 होगा, आंसर आपका डी हो गया, डी आंसर इज करेक्ट। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ठीक है, इन सबको आपको एकदम याद करना। आइसोबार केमिस्ट्री में अलग होता है, ज्योग्राफी में होता है आइसोबार, सेम प्रेशर जहां होता है वहां। ठीक है, तो इन सबको हर सब्जेक्ट की मैराथन आएगी, सब मैराथन आपको देखनी है, नोट करने, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मैराथन से मिलेंगे। आइदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा होगा या फिर क्वेश्चन का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस आपको लगे रहना है, आपको करते रहना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक। अब देखो हीलियम को हम लिखते हैं हीलियम 2+,
तो ये तो मोनोएटॉमिक नहीं है। फॉस्फोरस को P5 लिखते हैं, ये मोनोएटॉमिक नहीं है। सल्फर को तो सल्फर 8 भी लिख देते हैं या सल्फर 2 लिख देते हैं नॉर्मल में, ये भी नहीं है। बट हाइड्रोजन को हाइड्रोजन प्लस ही लिखते हैं सिर्फ, तो ये हो गया मोनोएटॉमिक, एक एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, फिर आइसोबार का क्वेश्चन आ गया। मैं बोला ना, हर दूसरे साल आइसोबार आ रहा है, हर दूसरे अटेम्प्ट में आइसोबार आ रहा है। तो आइसोबार में क्या बोला था, सेम मास। शुरू में मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट एक्स है तो उसको ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। तो अब देखो सेम मास कहाँ है, मास नंबर ऊपर होता है 3 1 सेम नहीं है, 1 2 सेम नहीं है, 12 14 सेम नहीं है, 40 40 सेम मास नंबर। तो आपका डी आंसर हो गया। देखो आइसोबार आइसोटोप ये तो आपके हर जगह मिल जाएंगे आपको, और ये हर बार पूछे जाते हैं। इनको आप थोड़ा सा ध्यान से करिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और ये एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, बिकॉज देखो सिल्वर को अगर एयर में एक्सपोज करेंगे हम, ठीक है, तो वो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, ठीक है, जो सल्फर है एयर में, उससे रिएक्ट कर जाएगी और ये सिल्वर सल्फाइड बनाएगी, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाएगा। सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, एयर का मॉइस्चर और सल्फर से रिएक्ट करती है सिल्वर। ठीक है, तो Ag2S बनता है और वो ब्लैक होता है वो। ठीक है, इसलिए वो सिल्वर ब्लैक। चांदी देखो, आपने घरों में भी चांदी देखी है, चांदी थोड़े टाइम बाद काली पड़ जाती है, तो उसका रीजन यही होता है कि वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है एनवायरमेंट के, और Ag2S बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है। कार्बोनेट तो बनाती नहीं है, वो सल्फाइड बनाती है, सल्फाइड सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो आपका ये इसका आंसर हो गया सी। अब देखो आप कुछ है ना, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो अब, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, उसमें आप पहले देखो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। प्रोटियम H21, ड्यूटेरियम और H31 ट्राइटियम। अब वो ये तीनों देके पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव, तो ये जो है ये रेडियो एक्टिव है, ट्राइटियम आपकी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और प्रोटियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पूरे या आइसोटोप है पूरे पीरियोडिक टेबल का जिसमें 0 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, और ड्यूटेरियम को बोलते हैं हेवी वाटर, हेवी वाटर। ठीक है, तो ये देखो ये इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अब देखो और क्वेश्चन लिख दो। लिक्विड हाइड्रोजन जो है उसको हम रॉकेट फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप प्लीज नोट कर लीजिए, इससे आपको अगले पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, गारंटीड क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, अब आप देखो और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, NH3 कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी में, हेबर्स प्रोसेस से, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर हेबर्स प्रोसेस जिसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट यूज होता है आयरन प्लस मोलिबिडियम। ठीक है, ये तो हो गया हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस से क्या बनती है, NH3, NH3 से हेबर प्रोसेस, NH3 बनता है हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्ट प्रोसेस, H2SO4 बनाने के लिए क्या यूज होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, उसके अंदर निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। उसके बाद और आपकी कोई प्रोसेस, H2SO4 हो गया, NH3 हो गया, और इसके अंदर तो आपको और कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है नहीं, यही आपकी थी। और उसके बाद देखो और भी, और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में, मान लो डायनेमाइट है, डायनेमाइट का इन्वेंशन किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, ये RDX हाईली एक्सप्लोजिव होता है,
ठीक है, और भी कुछ फैक्ट और कुछ फैक्ट्स आपको मैं जो बता सकता हूँ अभी इस टाइम में। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में बनाया था वो यूरिया है। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कंपाउंड टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। ठीक है, हेवीएस्ट गैस कौन सी है? हेवीएस्ट गैस रेडोन। और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप किसके? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स है पोलोनियम के, पोलोनियम के। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जैसे जैसे याद आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। स्ट्रेंजर जे गैस कहा जाता है जिनोन को। तो ये काफी जो इरिटेंट चीजें हैं, ये सब चीजें आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है इनको, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके डाइज के भी क्वेश्चंस आए हैं काफी बार, बट उनको अभी हम नहीं करेंगे इस वीडियो में डाइज वगैरह के, क्योंकि वो एक मीक टॉपिक है जिसके अंदर अभी हम फिर आप देखिए आयोडीन के यूज देख लीजिए। मान लो आयोडीन एंटीसेप्टिक में यूज होता है, और टिंचर ऑफ आयोडीन भी बनता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये सब चीजें। अमलगम क्या होता है? अमलगम किसी मरकरी के साथ जो एलॉय होता है, मरकरी के साथ जो एलॉय होता है उसको बोलते हैं एमलगम। उसके बाद मिनरल्स ओर्स, ओर्स में इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हो गई। और उसके बाद मेटल ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसका क्वेश्चन पिछले सीडीएस में भी आ रखा था, पिछले सीडीएस में। इस कॉन्सेप्ट को आप रख लीजिए। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो दे सकता हूं मैं आपको, बट आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन कॉन्क्रीट फॉर्म में इस वीडियो में दे रखी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आप हमारे इंडिया एग्जाम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रकार का डाउट है, 700-800 से ज्यादा लोग इंडिया एग्जाम्स ऑफिशियल में अपने डाउट्स को डिस्कशन कर रहे हैं, डाउट्स सोल्व हो रहे हैं उनके। इंडिया एग्जाम्स का इंस्टाग्राम पेज भी, वहां भी आपको करंट अफेयर्स की कुछ पोस्ट वगैरह मिल जाएगी। तो आप इन सब चीजों पे हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट सीरीज में चाहिए उसके बारे में हमें बताइए, ताकि हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे आपका वीडियो। और ये जो नोट्स है बना लीजिए, इसका बार बार रिवीजन करिए। सीडीएस के अंदर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बट जो आपने पढ़ा है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो लगभग हर चीज का छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो यहीं पर ही आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।